Today we will quickly review the fundamental chemical laws essential for the NDA CDS exam. Understanding these will help you tackle chemistry questions with confidence. Hello students, I am Dr. Priyanka. जैसे हमारा कंटिन्यूशन में चल रहा है, हम एनडीए सीडीएस के नोट्स मैंने बना रखे हैं मेरे, और मैं इसमें आपको PYQ भी रिकॉल करवाती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट आता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, जो लेवोसियर थे, लेवोसियर ने सबसे पहले बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आप उसे मास को क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और इसी पॉइंट को लेके बाद में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आप उसने मैटर की बजाय या मास की बजाय बेसिकली उसने एटम वर्ड इस्तेमाल किया था। तो अब ये बात आती है कि जो लेवोसियर हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहलाते हैं। और इसमें से क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन एनडीए में आया कि दिस लॉ इज नॉट करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में हम जानते हैं जैसे अल्फा डिके हो जाता है तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो लॉ था ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए नहीं बना है। सेकंड दिया है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो अब यहाँ पर मास एनर्जी रिलेशनशिप यानी मास और एनर्जी का रिलेशन दिखाया है E=mc², जहाँ पे E एनर्जी है, m मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पूछा कि ये लॉ किसने दिया था। द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो है वो है प्राउस्ट। प्राउस्ट ने सबसे पहले लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन के बारे में बताया। उन्होंने बोला यहाँ पर कि रेशो बाय मास ऑफ एलिमेंट ऑलवेज सेम। मीन्स अगर हम सपोज वाटर को हम किसी भी मेथड से हम बनाते हैं, चाहे लैब में बनाए, चाहे रिवर वाटर देखें, चाहे रेन वाटर देखें, तो वाटर के अंदर हम जानते हैं फॉर्मूला इज H2O। तो जो इनके मास का रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। लाइक जैसे हम हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो देयर इज 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 2:16। या फिर हम कह सकते हैं 1:8 बाय मास। तो हम क्या समझे यहाँ पर कि वाटर को आप किसी मेथड से बना रहे हैं, जो इसमें रेशो है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे हम अमोनिया की अगर मैं बात करती हूँ, NH3 होता है, तो अमोनिया अगर हम डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, इन दैट केस N और H का रेशो हमेशा सेम रहेगा। इसे एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। लाइक इसे लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। इसे डेफिनेट की बजाय यहाँ पर हम कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी लिख सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वेट के नाम से भी ये जाना जाता है। सीडीएस में क्वेश्चन आया कि जो प्राउस थे जब ये लॉ दिया तो किस लॉ को माइंड में रखकर दिया। तो इसका आंसर था बाय थिंकिंग ऑफ डाल्टन थ्योरी। उन्होंने इस लॉ को एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट हम आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल, पहली बात तो द नेम ऑफ साइंटिस्ट यू शुड नो दैट इट इज डाल्टन। इन्होंने क्या बात बोली, when two element combine to form two or more compound, then in both compound the weight of one element which combine with fixed amount of other have a simple whole number ratio। मीन्स सपोज मैं आपसे कहती हूँ H2O है और ये H2O2। अगर आप ध्यान दें तो ये किससे बने हैं, ये दो एलिमेंट H और O से मिलकर बने हैं। तो H और O मिलकर आपस में H2O भी बना रहे हैं, H2O2 भी बना रहे हैं। तो मैं इसमें कह सकती हूँ इन दोनों कंपाउंड में आप चेक करिए हाइड्रोजन का रेशो क्या रहेगा। यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, यानी रेशो ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1:1। बट रेशो ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ चेंज हो रहा है।
यानी सिंपल लैंग्वेज में समझो, मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डाल्टन ने क्या बात बताई कि अगर एक जो दो एलिमेंट हैं आपस में मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट जो है वो सेम रेशो शो करेगा और दूसरा वाला वेरिएबल होगा। लाइक सपोज मैं N और O लेती हूँ तो वो NO भी बना सकता है, NO2 भी बना सकता है। तो नाइट्रोजन की रेशो यहाँ पे 1 रहेगी और ऑक्सीजन की रेशो 1:2 हो जाएगी। लाइक द सेम थिंग CO और CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO और CO2 दोनों बना रहे हैं, इसमें कार्बन तो एक ही है तो यानी कि कार्बन की रेशो तो सेम रही कांस्टेंट और ऑक्सीजन की रेशो यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगी। तो ये दिया गया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। नेक्स्ट कम टू द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये रिचर्ड ने इससे बताया था और ये लॉ क्या था, when two different elements separately combine with third element with same weight will be same or simple whole number ratio when they combine with each other। like अगर मैं कोई दो एलिमेंट ले रही हूँ ऑक्सीजन एंड सल्फर और ये कंबाइन हो रहे हैं कार्बन के साथ, लाइक CO2 बनाया और CH2 बनाया, तो आप देख सकते हैं इनका कुछ रेशो ये होल नंबर रेशो शो कर रहे हैं। बट व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि अगर वो S और O आपस में मिल रहे हैं तो भी वो एक सिंपल होल नंबर रेशो को शो करते हैं जो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लाइक जैसे सपोज हम SO3 बनाते हैं तो रेशो हो जाता है 1:3, बट ये सिंपल होल नंबर रेशो होगा। तो आप देखो दोबारा बता रही हूँ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मतलब कि कोई दो एलिमेंट हैं किसी थर्ड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक रेशो को शो कर रहे हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक होल नंबर रेशो को ही शो करेंगे जो सेम हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट हम आते हैं लॉ ऑफ जो ये बेटा गाय ल्यूसेक है, ये जी है यहाँ पर, लॉ ऑफ गाय ल्यूसेक फॉर कंबाइनिंग वॉल्यूम फॉर द गैसेस। जो ल्यूसेक का लॉ आता है वो सिर्फ गैसेस के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जो गैसेस होती हैं जब रिएक्ट करती हैं तो उनके वॉल्यूम जो होते हैं वो एक खास होल नंबर रेशो को शो करते हैं। ये एनडीए में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट टुगेदर अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the volume of reacting gases as well as product bear a simple whole number ratio। तो यहाँ पर ये रेशो आप देखिए 1:1:2 को यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे केमिकल लॉस खत्म होते हैं। नेक्स्ट आती है बात केमिकल रिएक्शन। बच्चों अगर केमिकल रिएक्शन में हम सिंपल बात करते हैं तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कि लाइक सब कुछ ऐड हो जाता है, मतलब सब कुछ जुड़ गया है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, क्विक लाइम जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं। ये वाइट वॉश में भी यूज होता है, सीमेंट बनाने में यूज होता है, ग्लास बनाने में यूज होता है। आप जब इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं यू विल गेट स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल प्रोड्यूस। तो आप देख रहे हैं दो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिए हैं लेकिन प्रोडक्ट हमें सिर्फ 1 मिल रहा है। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा हम रिएक्टेंट ले लें लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ 1 मिले तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2, 3, 4 कितने भी रिएक्टेंट होंगे लेकिन प्रोडक्ट हमें कंबाइन होकर एक ही मिलेगा, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सपोज हम कोई एक एलिमेंट, हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, वो ब्रेक डाउन हो रहा है मोर देन 1 प्रोडक्ट में, तो वो कहलाता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन करने के लिए आपको यानी ब्रेक डाउन करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड द एनर्जी। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? अब एनर्जी देने के लिए अगर हम बात करते हैं तो या तो आप उसे हीट करें, जैसे FeSO4 को अगर हीट करा जाता है यू विल गेट फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3 गैस।
आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, उसे आप हीट करते हैं, आपको क्विकलाइम और CO2 मिल रहा है। यहाँ आपने हीट करा, लेकिन एनर्जी अगर आप हीट की बजाय आप वाटर को, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, तो हम जब वाटर में करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो इन दैट केस हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल रहा है। यानी कि वाटर को हमने एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड यू विल गेट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या एनर्जी दे सकते हैं, लाइक जैसे कि AgCl है या AgBr जो फोटोग्राफी फिल्म में भी यूज होता है। आप जब इसे चाइना डिश में आप सनलाइट में रख देते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का होता है, और क्लोरीन गैस। तो आप क्या समझे इससे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि आप हीट दें, आप उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या सनलाइट की फॉर्म में भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लो रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं और उसकी जगह खुद आ जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है जो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। और अगर यही हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो C है वो ज़्यादा रिएक्टिव है A से, उसने उसे हटाया और A फिर वापस C की ही जगह पर आ गया, दैट विल बी नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल आपको शो कर देती। ये देखिए, लेड नाइट्रेट की जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन होती है तो वी विल गेट लेड आयोडाइड और साथ में KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ये येलो कलर का होता है PbI2 जो प्रेसिपिटेट बनाता है। जस्ट दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि पोटेशियम एक रिएक्टिव मेटल है जो यहाँ से लेड को हटा देगा, इसकी जगह आ जाएगा, और लेड वापस पोटेशियम की जगह पर आ जाएगा। दैट विल बी नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जैसे कि A प्लस B से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तभी वो प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हैबर प्रोसेस हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज यूज टू मेक द अमोनिया। अमोनिया की बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, बट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ कि अमोनिया हम बना क्यों रहे हैं जब इतनी खराब स्मेल है, बिकॉज इट इज़ यूज टू मेक द फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ पर हैबर ने बात बोली कि इफ़ यू आर यूजिंग आयरन एज अ कैटलिस्ट इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड इफ़ यू आर यूजिंग मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम भी हम यूज़ करते हैं, तो ये कहलाता है प्रोमोटर। प्रोमोटर वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं नहीं है, वो सिर्फ कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यानी मॉलिब्डेनम को इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। आयरन एक कैटलिस्ट है, वो इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है, यानी कि जो एक बार A प्लस B से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया। रिवर्सिबल में एक परेशानी होती है क्योंकि ये नेवर एंडिंग होती हैं, तो इस वजह से ले शार्टलियर ने बताया कि रिएक्शन में अगर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट लगाते हैं तो रिएक्शन को हम वन वे कर सकते हैं, इधर आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप उसे बैकवर्ड साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई एटम है वो स्टेबल तो नहीं होंगे, अब वो कितने आपस में जुड़कर स्टेबिलिटी बना रहे हैं। लाइक जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है क्योंकि 2 एटम जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। लाइक क्लोरीन की बात करें Cl2 होता है। इसके अलावा हम जैसे मेटल है, मेटल को हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक क्योंकि ये बहुत सारे एटम आपस में इसमें जुड़े हुए होते हैं। जो इनर्ट गैसेस होती हैं ये मोनो एटॉमिक कहलाती हैं क्योंकि ये अकेले रह सकती हैं, क्योंकि इनर्ट है। हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी सब जितनी इनर्ट गैसेस हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए वो मोनो एटॉमिक कहलाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सिंबल।
सबसे पहले एक तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया, किसने बताया था सिंबल्स के बारे में, तो वो थे बर्जीलियस। अगर बर्जीलियस सिंबल्स के बारे में नहीं बताते तो हम वो डाल्टन के बताए हुए सिंबल्स चल रहे होते, जिसमें वो सर्कल बना दो, उसे डार्क कर दो तो वो कार्बन हो गया। तो इस तरह से उन्होंने वो सिंबल्स बनाए थे। लेकिन बर्जीलियस ने सबसे पहले बोला कि आप एलिमेंट्स को किसी खास अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाएगा। अगर उसमें 2 अल्फ़ाबेट हैं तो फर्स्ट कैपिटल और दूसरा स्मॉल रखेंगे हम, अदरवाइज फर्स्ट तो कैपिटल होगा ही। और ये नाम जो लिए गए थे उस समय जिस नाम से वो फेमस थे वहाँ से इनके अल्फ़ाबेट लिए गए थे। इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। इसमें बेरियम सिंबल इज Ba, एटॉमिक नंबर 56। बोरोन B, एटॉमिक नंबर 5। ब्रोमीन इज Br, एटॉमिक नंबर 35। सोडियम Na, अब सोडियम में तो कहीं पे भी Na नहीं आता स्पेलिंग में, लेकिन नाम कहाँ से आया था, नेट्रियम के नाम से सोडियम जाना जाता था, तो वहां से सिंबल लिया गया Na। आयरन पहले फेरम के नाम से जाना जाता था, वहां से लिया गया Fe। गोल्ड ऑरम के नाम से जानते थे तो Au लिया। Cu क्यूप्रम के नाम से फेमस था। सिल्वर अर्जेंटम के नाम से फेमस था, वहां से लिया हमने Ag। इसके अलावा कुछ एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, आर्गन, कार्बन और क्लोरीन, हीलियम, हाइड्रोजन, आयोडीन, मैग्नीशियम, मरकरी, निकेल और नियॉन, नाइट्रोजन, ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं टंगस्टन। टंगस्टन में से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके यहाँ। टंगस्टन जो होता है ये बल्ब में इस्तेमाल होता है एंड द सिंबल इज W। टंगस्टन जो होता है ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका सारी मेटल्स में, मोर देन 3000, और इसी वजह से ये बल्ब में यूज़ किया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो बल्ब है उसमें फिलामेंट हम जो इस्तेमाल करते हैं, सपोज ये हमने बल्ब लिया है और इसमें जो फिलामेंट है ये हमने टंगस्टन का यूज़ किया है। अब ये टंगस्टन का ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। और अंदर इस बल्ब में हम गैस कौन सी फिल करेंगे, तो गैस हम फिल करते हैं आर्गन। रीज़न, क्योंकि आर्गन एक इनर्ट गैस है, वो आसानी से हीटअप होने पर टंगस्टन से रिएक्शन नहीं करेगी और उसके फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज करेगी, यानी खराब नहीं करेगी उसे। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स के अंदर टंगस्टन का, एंड ये रिमूव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एंड फिल्ड आर्गन टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट। आप आर्गन यूज कर सकते हैं, अगर आर्गन वहां ऑप्शन में नहीं है तो नाइट्रोजन भी फिल करी जा सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, एनडीए सीटीएस दोनों में ही पूछे गए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बच्चों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, लाइक सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि मैं एग्जांपल लेती हूँ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होता है। यही प्रोटॉन के बराबर होता है और यही इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है अगर न्यूट्रल एटम है। लेकिन अब जब हमने कहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो ऐसे तो नहीं बनेंगे, वो तब बन सकते हैं जब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। लाइक जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20, बट इस पे +2 चार्ज, मतलब इट हैज़ टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है इसलिए प्लस चार्ज आया है। अब गेन करा है यहाँ पर इसने, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें इन्होंने +2 चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब हुआ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो गए 18। देखो जब हम कहते हैं जैसे सोडियम है 11 है तो कॉन्फ़िगरेशन इसका बनता है 281। इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रीज़न, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कैल्शियम ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं इसलिए उस पर 2+ चार्ज आया है। तो एटॉमिक नंबर जो 20 है उसमें से -2 करेंगे, यू विल गेट 18। सल्फर देखिए, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है और इसी वजह से इसका भी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। Cl इस क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, 287
तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने गेन करा तो इसे माइनस चार्ज आया और ये भी हो गया टोटल हमारा यहाँ पर 18, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन कर लिया। पोटेशियम होता है 19, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो इसलिए ये भी हो गया यहाँ पर 18। तो आप देख सकते हैं इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, जिसमें हम इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। नियॉन, नियॉन आप देखिए यहाँ पर 20 नियॉन, 23 Na+, 19 F नेगेटिव और 24 Mg2 पॉजिटिव। पूछा गया है कि इसमें से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है। बच्चों ये जो सामने नंबर दे रखे हैं ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इनके मास नंबर दे रखे हैं जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल देखना है नियॉन एटॉमिक नंबर 10, सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11 और प्लस चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये हो गया 10। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये बन गया आपका 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर कि वो सब में सेम आ रहे हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Na+ आप देखिए और O2 नेगेटिव, तो सोडियम 11 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो ये 10 हुआ और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं तो ये भी 10 हो गया। तो यहाँ पर बात होती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक की, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होंगी। अब हम कुछ PYQ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे फायर वर्क है, जो क्रैकर्स होते हैं आपने देखा होगा जब हम उन्हें जलाते हैं तो वो खास कलर की कुछ लाइट देते हैं। तो ये इसमें जनरली हम जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका फ्लेम टेस्ट भी हम चेक करते हैं लैब में। कुछ खास कलर की वो लाइट देते हैं, तो वाइट कलर की लाइट जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है बर्न करने पर? मैग्नीशियम से। अगर हम रेड कलर की लाइट की बात करते हैं तो वो मिलती है स्ट्रोंशियम से। ब्लू कलर की लाइट हमें मिलेगी सीजियम से। ऑरेंज कलर की अगर हम लाइट की बात करते हैं तो हमें मिलेगी कैल्शियम से। येलो कलर की हम बात करते हैं तो ये हमें मिलती है सोडियम से। ग्रीन, तो ग्रीन कलर की अगर हमें लाइट चाहिए तो ये हमें मिलेगी बेरियम से। ब्लू कलर के लिए हम कॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको पर्पल कलर चाहिए तो इन दैट केस इसमें आपको कॉपर के साथ साथ स्ट्रोंशियम मिलाना होगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं इस तरह के फायरवर्क के कलर्स, तो वो आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द वाटर केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से उसे पढ़िएगा और उसमें से हम मान के चलते हैं वाटर केमिस्ट्री में से आपको ND-CDS में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। Hope you like the video. Please like and share. Thank you so much.